प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम आपके सामने यशपाल जी की एक व्यंग्य रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। यशपाल जी 1903 में पैदा हुए। उस समय देश में आज़ादी की लहर चल रही थी और सभी लोग देश को आज़ाद कराने के लिए बड़ी जोर शोर से इसमें भाग ले रहे थे। ऐसे में इन यशपाल जी ने इनका जन्म फिरोजशाह में हुआ। कांगड़ा से इनकी शिक्षा ग्रहण करी और फिर इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज में बीए की परीक्षा पास की। उसके बाद इनके जो मित्रता है, इनका जो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु से इनकी लगनी, उसमें उन्होंने स्वाधीनता के साथ में योगदान दिया, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। इनकी रचनाएं आम आदमी के नजदीक है, अर्थात आम आदमी के जीवन से सरोकार रखती है, यथार्थ पर चित्रित है। यथार्थ माने जैसा उन्हें दिखाई देता है वो वैसा ही चित्रण कर देते हैं, बिना उसमें कुछ काट छाट किए हुए। इसको बोलते हैं यथार्थ। इसमें लखनवी अंदाज में ये एक व्यंग्य रचना है, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि बिना पात्रों के या संवाद के भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु ये एक व्यंग्य है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि बिना पात्रों और रचनाओं के भी कहानी लिखी जा सकती है। अब व्यंग्य क्या है, थोड़ा मैं इस पर आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए। व्यंग्य एक साहित्यिक रचना है, अर्थात जैसे साहित्यिक रचना एक कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रिपोर्टाज है, ठीक है ना, कविताएं हैं, वैसे ही व्यंग्य एक साहित्यिक रचना है। इसमें हास्य का पुट भी मिला रहता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्ति की या समाज की कमजोरियों को उजागर करना, ठीक है, उसमें व्यंग्य होता है। जैसे इसके अंदर हमें देखें कि भारतीय लोग बड़े देश की बात करते हैं, लेकिन जब भी चीज पहननी हो तो इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट, तो मतलब कोई विदेशी चीज के प्रति आकर्षण बहुत है, तो ये एक उनकी एक कमजोरी है। तो इस पार्ट के अंदर भी लखनवी अंदाज में इन्हीं देश को आजाद हुए 70-71 साल हो गए हैं और देश में पूरी तरह से सामंतवादी वर्ग, एक ऐसा वर्ग जैसे नवाब और राज रजवाड़ों का जो राज था वो समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें दिखाया गया है उनके अंदर वो राज राजवाड़ी नवाब वाली जो शान शौकत है अभी भी जिंदा है, जो कि एक तरह से उनके गर्व को दिखाती है। इस कहानी के अंदर भी इसी चीज को दिखाया गया है। अब हम कहानी की ओर ले चलते हैं। कहानी तो जैसे यहाँ पर ये है कहानी, ये आपने पढ़नी है, इस कहानी को आपने पढ़ना है। जैसे मुझे पैसेंजर ट्रेन, इसमें जो पैराग्राफ है, इसमें जो गद्यांश है 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद फिर ये 8 9 10 11, इस प्रकार के जो 8 गद्यांश जो इसके अंदर पैराग्राफ हैं, उनको हमने पढ़कर और मूल सार यहाँ पर लिख दिया है। जैसे आप पढ़ोगे, किताब आपने पढ़नी है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है एग्जाम के लिए। तो उस पूरी किताब को हमने कि जैसे कि इन 8 भागों में बांट लिया है। ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, इसमें जो हमारे लेखक है वो भागते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में जाते हैं। उन्हें दूर नहीं जाना था, सेकंड क्लास के डिब्बे दूर नहीं जाना था, तो इसलिए वो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठते हैं, ये सोच के कि यार वहां शांति होगी और खिड़की के पास रहकर नजारे देखूंगा और अपनी नई कहानी के लिए मुझे कुछ मसाला मिल जाएगा, कुछ तत्व मिल जाएंगे। तो इस सोच से वो सेकंड क्लास के में यात्रा करी उन्होंने। उसके बाद नवाब जब वो अंदर घुसे उस कंपार्टमेंट में, उस डिब्बे में, तो वहां देखा कि उनकी मुलाकात नवाब साहब से मुलाकात हुई। जैसे ही वो वहां घुसे तो नवाब साहब किसी आगंतुक, किसी अजनबी के आने से उनके शांत में खलल हुआ। उन्होंने अपने स्वभाव में, अपने भाव भंगिमा में, बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सा मुंह बनाकर ऐतराज दर्ज कराया कि जैसे वो पसंद नहीं करते हैं उसको। ये इस तरह से नवाब साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने पसंद नहीं किया और वो अपना काम करते रहे। और नवाब साहब ने भी अपने स्वभाव में आकर
अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए खिड़की से बाहर देखते रहे। तो ये कहानी है। आगे जाकर फिर लेखक का अनुमान, अब लेखक ने सोचा यार ये नवाब, और हो सकता है कि इसने कम पैसे बचाने के चक्कर, यानी पैसे की बचत करने के में इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया हो, यह अनुमान लगा रहे थे, बनते हैं, ठीक है। तो इसने में नवाब साहब का भाव, तो धीरे धीरे वो जब बैठे होते हैं, जैसे ही वो अंदर तो वो खीरे की तैयारी कर रहे होते हैं वहां पर, तो ये खीरे की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे में उनका प्रवेश होना, और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो लेखक का अनुमान मैंने बता दिया, वो लगता है कि शायद पैसे बचाने के चक्कर में इन्होंने, नवाब साहब ने सेकंड क्लास की टिकट ली, ठीक है। अब नवाब साहब का भाव परिवर्तन, अचानक जब खीरे काट रहे होते हैं तो नवाब साहब का भाव परिवर्तन करते हुए, अब तो पहले तो उनसे बात नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे करके बात करने के, वो भी अपनी तहजीबी, यानी मैंने बताया ना, नवाबी तो कब की छिड़ गई भारत में, लेकिन फिर भी वो अंदर वो ऐठन, वो बड़प्पन, नवाबी ठाट बाट का, वो अभी तक उनके रगों में बसा हुआ था। तो उसी भाव को देखते हुए थोड़ा उन्होंने, ना चाहते हुए थोड़ा भाव परिवर्तन, यानी कि अपने विचारों को परिवर्तन करते हुए भाव भंगिमा को पहले जो सिकोड़ रहे थे, अब वो थोड़ा नॉर्मल करके, सामान्य करके उनसे बातचीत चालू करी। लेकिन इसने में भी, उन्होंने भी ये सोच के कि यार ये नवाब, अब लेखक भी अपने मन में सोच रहा था, पहले तो मेरे को वो सम्मान नहीं दिया, मुझे नजरअंदाज किया, और अब शायद एक सामान्य के व्यक्ति के आने से इनके बाधा में खलल आई, अब मुझसे वो बातचीत करना चाहते हैं, इस तरह से। अब खीरे की तैयारी, तो नवाब साहब ने नीचे बिछा रखा था जो भी था उनका कपड़ा, और उसके ऊपर वो खीरे काटने की तैयारी कर रहे थे। खीरे काटने की तैयारी कर रहे थे, खीरे को साफ करके, उसको छील करके, उसको किराने से काट कर, उसमें नूक नमक मिर्च बुरक कर उसको काट रहे थे खीरे का। और उन्होंने भी खीरे को आगे बढ़ाया, क्या मुलाजा फरमाएंगे, किबला फरमाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। लेखक ने, खाना चाहते थे लेकिन अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने मना कर दिया। खीरे की कहानी है इस तरह से। और जब वो खा रहे थे तो खीरा बड़े स्टाइल से वो खीरे को ऐसे ले जाते हैं और ऐसे करके, और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जैसे वो दिखाना चाहते हैं हम तो सूंघकर ही पेट भर लेते हैं, और ये डकार आई, और इस तरह से। अर्थात मैंने पहले बताया है, नवाब साहब एक नवाबी झूठी शान शौकत को वहां दिखाते हैं, नवाबी के दिन लग गए थे, ऐसे में वो अपने नवाब होने का जो ढोंग रच रहे थे वहां पर दिखा रहे थे। को पैसेंजर अर्थात उसके सहयोगी यात्री जो लेखक थे, उनको ये सब अपना स्वभाव दिखा रहे थे, बचकानी हरकत दिखा रहे थे, जिसे हम रईसी का झूठा नकाब पहने थे दिखा रहे थे। खीरे का स्वादन दे रहे थे, आनंद दे रहे थे। खीरा खाया, स्वादन का मतलब यह है खाया नहीं उन्होंने, खीरे को काट, पूरा अभिनय पूरा किया, काटा, नमक बुचरा, लेकिन नाक के पास जाकर और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेखक को यह अजीब सा लगा, लेकिन वो डकार भी आई। तो खानदानी तहजीब, अब यह खानदानी तहजीब का मतलब है, मैंने पहले बताया, इसमें बताया गया है कि भारत को आजाद हुए कई 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन और भारत में जितनी भी रियासतें थी, जितने भी नवाब थे, सब उनको भारत में विलय कर दिया गया। वो भारत के अंदर एक संविधान के अंतर्गत सभी समान है, कोई नवाब नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो खानदानी नवाब था, वो तहजीब की अकड़ थी, जबकि नवाबी के दिन लग गए थे, शान शौकत दिख गए थे, लेकिन फिर भी वो अकड़ थी उनके अंदर। अब इस तरह से जब लास्ट सीन में मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल में थक कर लेट गए, और तस्लीम से सिर खम कर लेने के बाद तहजीब नफासत नजाकत हम गौर करते रहे खीरा। अब वो कहते हैं कि जब बिना खाए खीरे की डकार आ सकती है, तो बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, बिना घटना के पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पर यशपाल जी ने इसी चीज को यहाँ पर दिखाने के लिए एक व्यंग्य रूप में ये लिखा है कि बिना पात्रों के, घटनाओं के कहानी की भी एक रचना लिखी जा सकती है।
वैसे एक स्वतंत्र रचना के रूप में हम इसको पढ़ सकते हैं जहाँ तक। और इसलिए नई कहानी की रचना, अब जैसे ही वो खीरा खाया और डकार आया तो लेखक को लगा हाँ, मैं जिस कहानी के पात्र को ढूंढ रहा था नवाब साहब उस कहानी के पात्र हैं। तो उन्होंने सोचा, तत्क्षण लास्ट में लिखा हुआ है, बच्चों आप किताब में देख लेना, मैं यहाँ से पढ़ूंगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तो आपके लिए आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पढ़ रहा हूँ कि आप किताब में देखें और मेरे इस पॉइंट को समझें। तो नवाब साहब ने सोचा, जब बिना खाए हुए खीरे के डकार आ सकते हैं तो बिना घटना, बिना पात्रों के या बिना कहानी के पात्र, मतलब बिना घटना के, बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तो यहाँ पर इस तरह से अब ये बात अलग है कि डकार आना और कहानी लिखना ये अलग बात है। अब ये कहानी थी। यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कहानी लिखने के जो 6 तत्व हैं, जिसमें उसका शीर्षक है, उसका पात्र है, ठीक है ना, पात्र हो गया, संवाद हो गया, ठीक है, ये सब कहानी के 6 पात्र हैं। और कथोपकथन जिसे संवाद कहते हैं, ये सब मिलकर कहानी लिखी जाती है। बिना पात्रों के और बिना घटनाओं के कोई भी कहानी नहीं लिखी जाती, क्योंकि कहानी लिखने के लिए ये मूल इसके तत्व हैं। बिना इन तत्वों के हम कहानी की रचना नहीं कर सकते। अब फिर ये बात उठती है कि फिर ये कहानी क्यों लिखी गई है। ये एक व्यंग है और इस व्यंग को समझने के लिए कि भाई जिस प्रकार बिना डकार के कहानी आ सकती, बिना खीरे खाए हुए डकार आ सकते हैं, तो बिना लिखे हुए, बिना पात्रों के और घटनाओं के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। ऐसा है, इसका सामंजस्य बिठाने के लिए ऐसा लिखा गया है। लेकिन वास्तव में बिना घटना के, बिना पात्रों के ये कहानी नहीं लिखी जा सकती। जो कहानी के 6 तत्व हैं उनमें से ये 3 तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन तत्वों के अभाव में किसी कहानी की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप इसको पाठ को पढ़िए। मैंने पहले भी बताया था कि पाठ को पढ़ने के लिए, पाठ को समझने के लिए मैं फिर इस पर आऊंगा, इस पर आऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक जो एक जो पैराग्राफ है, जो गद्यांश है, इसको पढ़िए और इसका शीर्षक यहाँ लिख दीजिए। फिर इसको पढ़िए, यहाँ से इसका शीर्षक यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ पर कि जैसे गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास में, छोटे डिब्बे खाली समझकर जरा दौड़ा और चढ़ने लगे, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बे से जानकर बर्थ पर लखनऊ के चुप्पे। अब यहाँ पर आ सकता है कि अचानक डिब्बे में कौन आया, तो नवाब साहब आए। नवाब साहब ने मतलब नवाब साहब के शांति भंग कैसे हुई, इनके आने से हुई। तो इस प्रकार से कई प्रश्न इसके अंदर आपको बनाने पड़ेंगे, प्रश्न बनाने पड़ेंगे अपने। प्रत्येक बच्चा अपने अपने प्रश्न बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके प्रश्न आपके प्रश्न से मेल नहीं खाते। ये अच्छी बात है मेल नहीं खाते, क्योंकि आपने अपने बनाए हैं और आपने अपने, बाकी जो सही गलत है वो जब आप मुझे भेजेंगे तो मैं उसको सीधा कर दूंगा, करेक्शन कर दूंगा, सुधार कर दूंगा उसके अंदर। तो बहुत जरूरी है कि आपके इसके संबंधित पाठों के प्रश्नों को पढ़ना है और किताब के बीच में से उसको पॉइंट बनाकर उसको लिखना है, ठीक है ना। बिंदुवत जैसे हम करते आए हैं वैसे करना है। तो ये पाठ का सार था। आप इसको घर में पढ़ेंगे और अगर कोई परेशानी आती तो मुझे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।